नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर 9 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये वीडियो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हल कराए गए हैं वो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में वो इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग एक बार परीक्षा दे चुके हो, उसमें आप लोग देख चुके हो कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था यानी कि मॉडल पेपर 8, वो भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें भी हल कराए गए थे। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2017 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप निकालना है। तो परिमाप को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए कि भुजा कितनी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल की जगह पर 400 अंडर रूट 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर अंडर रूट 3/4 लिख लेंगे इंटू भुजा स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से इस फार्मूले की सहायता से भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और ये संख्याएं इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और 4 बटे में है तो ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में 4 कर लेंगे। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 1600 हो जाएगा यहाँ पर। अब भुजा का जब स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर रूट 1600 हो जाएगा। और 1600 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1600 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, तो 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा, यानी कि 40 का 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1600 का वर्गमूल आ जाएगा 40। अब यहाँ से देखिए भुजा निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो देखिए किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी की माप जो होती है, यानी कि उन सभी भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज दिया गया, तो समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है 40, यानी कि तीनों भुजाएं 40-40 जो है सेंटीमीटर की होंगी। तो यहाँ पर जो है परिमाप क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख लेंगे 3 गुणे भुजा, चाहे कह लीजिए कि भुजा भुजा 3 बार जोड़ लीजिए, भुजा प्लस भुजा, और चाहे 3 गुणे भुजा कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 गुणे 40 हो जाएगा, यानी कि भुजा का यहाँ पर मान रख लेंगे। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 120 सेंटीमीटर लिख लेंगे और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। 2016 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है और ये सभी को पता होगा, लेकिन इतनी बार बताए जाने के बाद भी जो है कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो बहुत ही खराब बात है ये कि जो है इतना बताने के बाद, कहने का मतलब ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन बताया गया होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का आ जाए तो आप लोगों का कतई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती हैं? अनंत। कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत आपको बिना सोचे समझे तुरंत अनंत लिख देना है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है। तो देखिए 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा का मतलब क्या होता है? जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी के पहाड़े में सबसे छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही हो। यानी कि जैसे यहाँ पर 16, 32 और 64 दिया हुआ है, तो इन तीनों के टेबल में देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और तीनों में मिल रही है। तो देखिए 16, 16, 16, 32, 16, 48, 16 चौको 64। 64 देखिए आ रहा 16 के पहाड़े में, 32 दूना 64 आ रहा, 64 एकम 64 आ रहा। यानी कि 64 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में जो है आ रहा है और सबसे छोटा भी है। यानी कि 64 के पहाड़े में सबसे पहले ही 64 आ रहा है, इसलिए 64 से छोटा तो लासा हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि जो संख्याएं दी हुई होती हैं या तो लासा उसके बराबर होता है या तो उससे बड़ी संख्या होती है, उससे छोटी संख्या लासा नहीं हो सकती है। और जो मासा होता है वो दी हुई संख्याओं से हमेशा छोटा ही होता है और दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए लासा क्या हो जाएगा इनका? तो यहाँ पर लासा देखिए हो जाएगा 64 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। 21 की अनुवर्ती संख्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों शब्द एक ही हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर जो लोग इसको अलग अलग समझ लेते हैं कि अनुवर्ती का मतलब कुछ और है और उत्तरवर्ती का मतलब कुछ और है, तो जो है ये सोच करके वो गलत कर देते हैं, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर आपको याद रखना है पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले की संख्या और अनुवर्ती मीन्स होता है बाद की संख्या, और उत्तरवर्ती मीन्स भी होता है बाद की संख्या। तो जब भी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती आए तो एक बार पूर्ववर्ती को जरूर ध्यान कर लेना, क्योंकि पूर्ववर्ती को दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, पूर्ववर्ती को पूर्ववर्ती ही कहा जाता है और उत्तरवर्ती को उत्तरवर्ती और अनुवर्ती दोनों कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती मीन्स होता है जो है पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले की संख्या, क्योंकि पूर्व मीन्स सबको पता होगा, पूर्व मीन्स पहले, तो पूर्ववर्ती मीन्स हो जाएगा पहले की संख्या। और जब आप पूर्ववर्ती को एक बार याद कर लेंगे तो अनुवर्ती और उत्तरवर्ती आप लोगों को ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 की अनुवर्ती संख्या जो है यहाँ पर पहले लिखना है। तो देखिए 21 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 21 की अनुवर्ती संख्या बराबर, तो देखिए अनुवर्ती का मतलब बाद की संख्या होता है, तो 21 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख लेंगे 22 की अनुवर्ती, क्योंकि 21 की अनुवर्ती संख्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो 21 की अनुवर्ती संख्या है वो क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। और 22 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 22 की अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए 22 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से 23 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो एकदम फ्री के नंबर रहते हैं, आपको जरा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जरा से भी लापरवाही कर दिए और आज इस टाइप के क्वेश्चन समझे नहीं तो तुरंत इसके नंबर आपके जा भी सकते हैं। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में जरा सा कन्फ्यूजन हो गई आपको, और पूर्ववर्ती और जो है अनुवर्ती आप अच्छे से समझ नहीं पाए, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत गलत हो सकते हैं और आपके पूरे नंबर कट सकते हैं। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन यहीं पर आप लोग
क्लियर कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो है समीकरण को उतार लेंगे। x/4 + 10 दिया हुआ है बराबर -4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x/4 इधर ही रखेंगे और इस 10 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -4 और -10 हो जाएगा, क्योंकि इधर 10 जो है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 में 4 जुड़ जाएगा तो -14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं। और ये 4 जो है वो यहाँ पर बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 14 का 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और माइनस लगा है इसलिए माइनस का रहेगा। तो x बराबर -56 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। यानी कि आपको सिर्फ आयत के परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे। आयत का परिमाप बराबर तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आयत का परिमाप का फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। और चौड़ाई दी हुई है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे में है और यहाँ पर 10 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 16 हो जाएगा और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप है और सेंटीमीटर में लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। यानी कि एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है। बर्तन में कितने लीटर पानी है ये बताना है हमको। यहाँ पर देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कंफ्यूज करने वाला है भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को पैमाना नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों का छूट सकता है। एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है और बर्तन में कितने लीटर पानी है ये हमको बताना है और 2018 में पूछा गया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये फिर से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि बर्तन में पानी कितना है। बर्तन में पानी है बराबर, बर्तन में पानी है बराबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7800 घन सेंटीमीटर, 7800 घन सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर पैमाना लिख लीजिए, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितने लीटर होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 0.001 लीटर। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.001 लीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए जब 1 घन सेंटीमीटर में हमको पता चल गया है कि इतना होता है, तब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7800 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 7800 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.001 गुणे 7800 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7800 से जो है इसका गुणा करेंगे तो देखिए 1 है यहाँ पर, तो 7800 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7800 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो देखिए दशमलव यहाँ पर लगेगा। और जो है दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर चाहें तो 7.8 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लीटर में हो जाएगा, यहाँ पर लीटर लिख लेंगे और ये भी लीटर हो जाएगा और ये भी लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7.8 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पुनः ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अब देखिए ये फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ए प्लस बी का मान दिया होता तो यहाँ से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है ए माइनस बी का, इसलिए ये क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और जो है 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लेना। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है और जो है आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, यहाँ पर a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है और आप लोगों को ज़रूरत है a प्लस बी की। अगर इस फार्मूले में a प्लस बी का हमको मान पता होता तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अब हमको a प्लस बी क्यू जो है a प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी का मान किसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए वो कौन सा तरीका है वही आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले मान लीजिए समीकरण 1 और फिर यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। यानी कि ये फार्मूले लिख रहे हैं, यानी कि ये कहीं से लिए नहीं गए हैं, ये फार्मूले आप लोगों को याद होंगे। यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिखा गया है और अब हम फार्मूला लिख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कुछ और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है वो आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। अब यहाँ पर इसके बराबर ये कैसे लिखा गया है ये आप लोगों को इधर साइड में समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, सभी को पता है। लेकिन अब इसके बराबर ये कैसे लिखा गया है, तो इसका मान कितना होगा वो आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब यहाँ पर देखिए 4ab एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 4ab लिखेंगे और ये तो मान लीजिए इसका मान है, इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बराबर ये कैसे लिखा गया ये हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 4ab, ये पूरा जो है खुल करके फार्मूला निकलेगा। अब यहाँ से इस 2ab को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि 4ab में से 2ab घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके बराबर ये है, इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर ये लिखा जा सकता है। इतना सिर्फ आप लोग समझ जाइए, बस आपका क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें रट लेना है कि इसके बराबर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और इसके बराबर ये इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद हमको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी ही शेष रखेंगे और बाकी जो है इस स्क्वायर को हटा देंगे। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा और प्लस 4ab हो जाएगा रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का हमको मान पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस
4 इंटू यहाँ पर ए बी का मान रख देंगे। तो ए बी का मान कितना है, 5 है, तो 5 को रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल 36 का क्या होता है, 6 छाक 36 होता है, यानी कि वर्गमूल 6 निकल करके आएगा। यानी कि a प्लस बी का मान हमको पता चल गया है। a प्लस बी का मान कितना आएगा, तो देखिए a प्लस बी का मान आ जाएगा 6। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे, अब a प्लस बी का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में a प्लस बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में a प्लस बी का मान रखने पर, तो देखिए a प्लस बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 का होल क्यूब हो जाएगा और बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यानी कि इसका मान हमको नहीं पता है। फिर प्लस 3ab दिया हुआ है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ए बी का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। और फिर जो है a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, 6 आया है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाक 36 और 36 छक्का 216 होता है, तो यहाँ पर 216 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेंगे और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 और फिर 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 90। देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 का 3 से गुणा करेंगे तो 30 तियाई 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इस 90 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको इधर ही रखेंगे और इस 90 को इधर लाएंगे तो 90 माइनस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 216 माइनस 90, यानी कि जिस संख्या को पक्षांतर करते हैं सिर्फ उसी संख्या का चिन्ह चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को मान लीजिए इधर लाया गया है, यानी कि 216 उधर लिखा भले है लेकिन पक्षांतर नहीं किए हैं। मान लीजिए कि हम इस पूरे पद को इधर ही रखे हैं और इस पद को उधर ले गए हैं, तो ये 216 के साथ में माइनस करेगा, तो यहाँ पर माइनस में लिख लेंगे। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 216 में से 90 को घटाएंगे, तो 216 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है। मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको क्लियर करके ज़रूर जाना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो परमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल और एक परमेय संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेंगे, माना पहली परमेय संख्या बराबर, माना पहली परमेय संख्या बराबर, माना पहली परमेय संख्या बराबर। तो देखिए पहली परमेय संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पर पहली परमेय संख्या x माने हैं और फिर यहाँ पर देखिए एक परमेय संख्या दी हुई है और दोनों का योगफल देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में इसको जोड़ देंगे, यानी कि जब हम पहली ये माने हैं तो मान लीजिए दूसरी ये है और दोनों को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -1/3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर में माइनस का 1/3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये एक समीकरण बन गई है और इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, यानी कि ये संख्या जो होगी वो माइनस में होगी और उधर जब इसको करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का 1/3 और जो है यहाँ पर देखिए संख्या माइनस की होगी तो उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस का 5/18 हो जाएगा और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
3 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 18 का एलसीएम देखिए, 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 का कितने से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 3 का 6 से गुणा करेंगे तब 18 आएगा, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। तो जो है यहाँ ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा, यानी कि नीचे जब 6 से गुणा होगा तो ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। और देखिए 5 के बटे में 18 है, इसलिए यहाँ पर 5 ही रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 5 हो जाएगा और बटे में 18 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर देखिए 6 में से 5 को घटा लेंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बटे में 18, इसलिए बटे में 18 रख देंगे। तो इस प्रकार से x बराबर माइनस का 1/18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या कहा गया है, तो दूसरी संख्या देखिए, एक संख्या यहाँ पर ये दी हुई थी, तो दूसरी संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, अतः वो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 1/18 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर -3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वही इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2019 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है और खेत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना और भुजा दी हुई है। देखिए चाहे तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट लगा करके भी कर सकते हैं, और उससे पहले अगर इसको और आसानी से लगाना चाहें तो इसका एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले हम जो है भुजा में ही x की वैल्यू रख लें, और जब एक भुजा निकल आएगी तो उसकी सहायता से हम जो है खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसकी भुजा ही निकाल लेंगे। अचर पदों में कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गाकार खेत की भुजा बराबर, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर। तो देखिए भुजा इसकी कितनी दी हुई है, 3x + 17 दी हुई है। अब यहाँ पर 3 × x की वैल्यू देखिए यहाँ से रख देंगे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रख देंगे, और प्लस 17 हो जाएगा। अब 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक भुजा कितनी है, 8 है, ये निकल आएगा। और देखिए वर्ग है, इसलिए जो है सभी भुजाएं इसकी 8 मीटर दिया हुआ है, यानी कि मीटर में दिया हुआ, तो यहाँ पर 8 मीटर इसकी सभी भुजाएं हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है खेत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि ये वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर एक भुजा हम 8 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 64, यानी कि 64 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण -4x + 3 बराबर -6 - 18 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है, और समीकरण से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग समीकरण भी अच्छे से तैयार करके जाना। और सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू हमको निकालनी रहती है, यानी कि कोई गुणा भाग और कोई ज़्यादा सॉल्यूशन इसमें नहीं रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को पक्षांतर करना पता हो और कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे। तो
तो यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर माइनस का 6x माइनस का 18 दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अचर पद है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो चर पद है उनको एक तरफ कर लेंगे, यानी कि x वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 4x और ये 6x इधर लाएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, और फिर माइनस का 18 है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6x में से 4x घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर 18 और 3 देखिए दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि माइनस माइनस की जब संख्याएं हों तो दोनों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है। तो यहाँ पर 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये दो देखिए यहाँ पर गुणा कर रहा, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर माइनस का 21/2 हो जाएगा, और जो ये आएगा माइनस का 21/2 यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और आगे इसको हल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कोई कटने वाली संख्या होती तो इसको सरल कर लेते, लेकिन यहाँ पर कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए माइनस का 21/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग 24 दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मान करके ही किए जा सकते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या जब x माने हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, 24 माइनस x हो जाएगी, यानी कि दोनों का जब योग करेंगे तो 24 होगा। तो यहाँ पर देखिए x में इसको जोड़ेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 24 बच जाएगा। तो इस प्रकार से एक संख्या हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या 24 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या को दूसरी की दो गुनी कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए x का 2 गुना कर दिए हैं और ये दूसरी के बराबर कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें देखिए जो है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि किसको 2 गुना करना है, न तो इसमें कोई छोटी और बड़ी संख्या बताई गई है। तो इस 2 को चाहें तो इधर भी गुणा कर सकते हैं, यानी कि जब इधर ना करें तब इधर कर दें, तब भी जो है मान एक ही आएगा, यानी कि जो मान इससे आएगा वही मान उस तरीके से भी आएगा, यानी कि आपका उत्तर दोनों तरीके से सही ही आएगा, यानी कि चाहे इधर गुणा करें और चाहे इधर गुणा करें। तो मान लीजिए हमने इस तरफ गुणा किया है, अब यहाँ पर 2x हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा बराबर का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x में से एक x घट जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा और बराबर हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से जो है देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इधर ये जो है x जाएगा पक्षांतर होगा तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, सॉरी यहाँ पर देखिए ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2x में जो है x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और जो है इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 24/3 हो जाएगा, और फिर इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3/24 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर तो देखिए पहली संख्या x माने थे तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगी पहली संख्या। तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर तो देखिए दूसरी संख्या है 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 24 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी 8, तो यहाँ पर 8 को घटा लेंगे 24 में से तो कितनी हो जाएगी, देखिए 8 त्रिक 24 होता है, 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा 8 और दूसरा आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से
इसके दोनों आंसर आ गए, यानी कि दोनों संख्या हमको पता चल जाएंगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/x जो दिया हुआ है बराबर जो है 3/2, इसको सबसे पहले नीचे उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 3/2। तो इसको उतारने के बाद फिर नीचे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू x इंटू 1/x हो जाएगा, और बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9/2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, और इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9/4, और माइनस का देखिए माइनस का 2 था उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2 कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 जो है वो एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसके बटे में मान लीजिए 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 प्लस देखिए यहाँ पर इसके बटे में 4 आया है, यानी कि 1 में 4 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और बटे में 4 है तो बटे में 4 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या आ जाएगा, 17/4 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है और दूरी आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है और दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमको निकालना क्या है, देखिए दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाल बटे 1 कर लेंगे और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो यहाँ से देखिए जो है दूरी का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा, और फिर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल गुणे समय लिख लेंगे, और फिर देखिए चाल यहाँ पर दी हुई है कितनी, x² प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, और फिर समय देखिए क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है x प्लस 2, और अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का x से गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, फिर x² का 2 से गुणा होगा तो प्लस का 2x² हो जाएगा, फिर 3x का x से गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा, फिर 3x का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, और फिर यहाँ पर देखिए 2 का x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का 2 से गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है पद जुड़ घट रहे हो तो उनको जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले 2 पद हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x² हो गया। अब देखिए 6x में 2x जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8x लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4, और यही जो है
इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। यानी कि चाल और समय दिया हुआ है, हमको दूरी निकालनी थी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला लगा देंगे और फिर चाल और समय का गुणा कर लेंगे जो भी दिया हुआ है, और उनका जो गुणनफल आएगा वही उसकी दूरी हो जाएगी। देखिए किलोमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ पर हम चाहें तो किलोमीटर भी लिख सकते हैं। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपया 15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उस हिसाब से क्या करेंगे, चित्र को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से देखिए एक आयताकार जो है मैदान बना लेंगे। इस प्रकार से देखिए मान लीजिए ये आयताकार मैदान है, और जो है इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। और इसके कहा गया है कि लंबाई के समांतर देखिए जो है इस तरीके से लंबाई के समांतर बीचों बीच में एक सड़क दी हुई है, और जो है लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी, यानी कि जो ये है इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। और फिर चौड़ाई के समांतर जो है बीचों बीच में सड़क है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 3 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो चौड़ाई है ये कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। और हमको करना क्या है कि इस सड़क बनाने का जो है 15 रुपया प्रति मीटर की दर से जो है खर्च निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए सड़क का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो सड़क का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए जो सड़क है ये आयताकार है, इसलिए आयत की जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, तो यहाँ पर 80 कर लेंगे। और देखिए चौड़ाई सड़क की कितनी दी हुई है, तो 5 दी हुई है, तो यहाँ पर जो है 5 लिख लेंगे। तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 पन 40 होता है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। और फिर एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 400 वर्ग मीटर जो है लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चौड़ाई कितनी दी हुई है, 60 दी हुई, तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। और जो है चौड़ाई के समांतर सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है 3, तो यहाँ पर गुणे 3 हो जाएगा। अब 6 का 3 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रिक 18 हो जाएगा, और एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा लेंगे, यानी कि 180 वर्ग मीटर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक तो सड़क ये हो गई और एक सड़क ये हो गई। तो देखिए सड़क जब हम एक तरफ इसको बनाएंगे, तो जब दूसरी तरफ की सड़क इसको इस तरीके से बनाने लगेंगे, तो यहाँ पर जो ये भाग है ये दोबारा फिर हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमको ये जो इतना भाग है इसको सिर्फ एक बार ही बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए इस भाग का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि जब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो देखिए 2 बार काउंट हो जाएगा, यानी कि एक बार इस सड़क में काउंट हुआ, एक बार इस सड़क में काउंट हुआ है। तो दोनों का योग करके इस बीच वाले भाग को घटाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ ये इतनी सड़क जो है वो एक ही बार तो लगवानी पड़ेगी, यानी कि बनवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको काउंट करना है और एक बार इसको घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल बराबर बीच का
क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो चौड़ाई है ये 5 दी हुई है और ये जो चौड़ाई है ये 3 दी हुई है। तो यहाँ पर 5 गुणे 3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी कि जो बीच वाला भाग है इस सड़क का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हमको क्या करना है, इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है और जो ये बीच वाला भाग है इसको एक बार घटा देना है, तो इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल बराबर जो कि हमको बनवाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों सड़कों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, यानी कि 400 प्लस 180 हो जाएगा और फिर इसको घटा लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी ये बीच वाला भाग काउंट है और इसमें भी काउंट है, और अगर एक बार घटा देंगे तो एक में से घट जाएगा और एक बार शामिल रहेगा। तो यहाँ पर -15 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 में 180 जुड़ेगा तो 580 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 580 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 565 हो जाएगा और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर। अब हम यहाँ पर नीचे निकाल लेंगे कि एक जो है यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्च 15 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए जो सड़क का क्षेत्रफल निकला है इतने वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे, चूँकि 1 मीटर या कह लीजिए 1 वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्चा बराबर सड़क बनवाने का खर्च बराबर कितना है, 15 रुपया है जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना 565 वर्ग मीटर, 565 वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 15 को 565 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 का 565 से गुणा करेंगे तो 15 पछे 75 हो जाएगा, 75 का 5 और फिर 15 छक्का 90, 90 7 97 का 7 हो जाएगा और फिर 15 पछे 75 और 75 और 9 कितना हो जाएगा, 75 9 84। तो यहाँ पर देखिए 8,475 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सड़क बनवाने का खर्चा हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में आया हुआ है और देखिए इस बार जो परीक्षा हुई है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस प्रकार जो है इस बार पूरी उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आने की। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेंगे। माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। देखिए हमेशा जो उम्र मानते हैं वो वर्तमान में ही मानते हैं। जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे आयु वाला तो उसमें जो है हमेशा वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान उम्र x वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र बराबर, तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि पुत्र की वर्तमान उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र x है तो यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र 4x वर्ष हो जाएगी, यानी कि इसकी 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद की उम्र निकाल लेंगे। तो देखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की उम्र बराबर या आयु बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। तो उम्र बराबर कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो है पुत्र x वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद x + 6 हो जाएगा। और पिता की
पिता की उम्र बराबर यानी कि 6 वर्ष बाद, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर, तो देखिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 4x है, तो यहाँ पर 4x में 6 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी 4x + 6। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो 6 वर्ष जो है बाद की उम्र है, उन दोनों को सबसे पहले हम बराबर में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए x + 6 है पुत्र की उम्र, और पिता की उम्र कितनी है 4x + 6 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो देखिए पिता की उम्र ये है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, तो इसका 2.5 गुना कर देंगे यानी कि 5/2, 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो 2.5 गुना तो इसका हो गया, और 6 वर्ष अधिक भी है ये, तो हम क्या करेंगे इसको 6 वर्ष अधिक कर देंगे, या तो इसको 6 वर्ष अधिक कर दें और या तो इसमें से 6 वर्ष घटा दें, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से एक समीकरण बन जाएगी और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x/2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 छक्का 30/2 हो जाएगा, और फिर इस 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x + 6 माइनस का 6 हो जाएगा। अब 6 से 6 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 5x/2 बचेगा, और इस 30/2 को उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 के साथ में भी x है, तो इसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर बराबर न लगा करके यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, और इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 30/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 4 दूना 8x हो जाएगा, और फिर बटे में 2 हो जाएगा, और बराबर माइनस का 30/2 है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5x - 8x। देखिए पेन ख़त्म हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5x है, और फिर यहाँ पर 5x - 8x है, और फिर बराबर में माइनस का 30 है, और फिर देखिए यहाँ पर 8x में से 5x को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा। अब x को इधर रखेंगे और इस 3 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 30/3 हो जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 दाम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 10 आ गया है। अब हमको देखिए निकालना क्या था, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र x माने थे, तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष हो जाएगी, और पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र बराबर, तो देखिए पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो देखिए पिता की वर्तमान उम्र 4x माने थे, यानी कि यहाँ पर 4 का जो है x की जगह पर वैल्यू रख देंगे, तो 4 का 10 से गुणा हो जाएगा, तो 4 धाम 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 वर्ष जो है पिता की उम्र आ जाएगी। तो इस प्रकार से पुत्र की उम्र 10 वर्ष और पिता की उम्र 40 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बॉडमास रूल पर आधारित है। देखिए 80 × 56, 80 × फिर बड़े ब्रैकेट में 56 माइनस, फिर देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर है 7 × 8 प्लस फिर 13 - 2 × 5, फिर देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर है ये, और छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 80 × यहाँ पर दिया हुआ है 56 माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 7 × 8,
फिर प्लस यहाँ पर 13 माइनस 2 और गुणे यहाँ पर दिया हुआ है गुणे 5, फिर देखिए मंझला ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट में ये संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो है इन संख्याओं को हल कर लेंगे, बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर 56 माइनस यहाँ पर 7 गुणे 8 प्लस यहाँ पर देखिए इसको जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से छोटा ब्रैकेट हटा देंगे और मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 80 हो जाएगा गुणे यहाँ पर 56 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस मंझले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पर 57 है, 56 हो जाएगा और 56 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 लिख लेंगे और मंझले ब्रैकेट को हटा देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर 80 गुणे यहाँ पर देखिए 56 में से 59 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 59 वाली संख्या जो है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 80 का माइनस के 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 240 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर, देखिए इस क्वेश्चन को हम एक चर से बता चुके हैं एक बार, और एक बार 2 चर से भी बता चुके हैं, और यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को फिर 2 चर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए 2 चर से लगाना थोड़ा सा कठिन होता है और एक चर से लगाना आसान होता है। देखिए 2 चर से जो जब लगाते हैं तो 2 समीकरण बनती हैं और उनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से हल करते हैं। लेकिन जब एक समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पर 2 समीकरणों की तरह से हल नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ एक समीकरण बनती है और उसी को हल करके जो है मान निकाल लेते हैं जो चर पद होता है, और उसी से फिर हमारा जो है आंसर आ जाता है। लेकिन जब 2 समीकरणें बनती हैं तो हमको उनको दोनों को हल करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दहाई का अंक मान लेंगे। तो माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक भी मान लेंगे, तथा इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर, देखिए इकाई का अंक हम y मान लेंगे क्योंकि इसको 2 चर से कर रहे हैं। तो देखिए दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक y हो गया। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर। तो देखिए जो दहाई का अंक होता है वो अपने से 10 गुना होता है, तो यहाँ पर दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस इकाई का अंक हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर हमको 45 लिखना है तो 45 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 10 गुणे 4 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 चौको 40 और 40 5 45। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर किया गया है, जो दहाई का अंक था उसको जो है 10 से गुणा किया गया है और प्लस में जो है इकाई का अंक जोड़ दिया गया है। तो ये आपकी संख्या बन करके तैयार होगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार क्या समीकरण बनेगी वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम शर्त से लिख लेंगे, यहाँ पर प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए ये इकाई का ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, और कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए x बराबर y सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी कि इकाई के अंक से 3 ये कम है, यानी कि x जो है वो 3 कम है। तो हम क्या करेंगे, x में 3 को जो x है, देखिए यहाँ पर पुनः एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है,
तो देखिए इकाई के अंक से ये जो है वो 3 कम है, तो हम चाहें तो इसमें क्या करें, जो है 3 को जोड़ दें और चाहे तो इसमें से 3 को घटा दें। दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि ये 3 कम है तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये 3 ज़्यादा है तो चाहे तो हम इसमें से जो है 3 को घटा दें, तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा समीकरण 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। यहाँ पर देखिए इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहली समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंकों का जोड़ करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई कर लेंगे। और संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम अंकों का जोड़ जो है उसको अगर हम 4 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संख्या जो है ऑलरेडी 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम संख्या के अंकों का जो योग है उसको 4 गुना कर देंगे तो दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो है समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या हो जाएगी, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 4y और इनको इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 10x और माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10x में से जाएगा 4x तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 4y में से जो है 1y जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3y बचेगा और फिर बराबर में 0 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर चाहे तो 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कितना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का, या चाहे तो माइनस का 3 कॉमन ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3x बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का y और फिर इस माइनस के 3 को उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणे के रूप में, उधर जाएगा भाग के रूप में। तो जो है 0 से 0 को जो है भाग करेंगे 3 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 में ये चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है ये समीकरण हो जाएगा 2 और अब जो है इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। एक बार पुनः यहाँ से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए 4x है और 4x को जो है 10x में से घटाएंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4y में से y को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 3y आएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 मान लीजिए माइनस का कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, क्योंकि 3 को जो है 3 से जो है 6 को भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ पर प्लस का 2x आएगा और यहाँ पर माइनस का कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर जो है माइनस का 3 कॉमन में चला गया तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का y बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे जो है समीकरण 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे जो है घटाने पर, क्योंकि देखिए चिन्ह दोनों के समान हैं तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, फिर 2x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा और बराबर यहाँ पर देखिए प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब जो है x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए
x बराबर 3 रखेंगे, फिर माइनस वाई बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का वाई बराबर माइनस का 3, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 3 3 जुड़ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकल आई है। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको निकालना था संख्या, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या देखिए माने थे 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देंगे, और प्लस वाई, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रख देंगे 6, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 10 तियाई 30 हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा, 30 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो संख्या हमारी 36 आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।